नमस्कार। नया साल शुरू हो चुका है, बड़ा ही एक्साइटिंग साल था और जो सबसे बड़ा इवेंट इस साल का हुआ वो है बजट। बजट से पहले और बजट के बाद हम जिनको ढूँढ रहे थे वो हमें आज मिले हैं, तरुण गर्ग जी। बजट से पहले सर हम आपको इसलिए ढूँढ रहे थे क्योंकि हम आपको बधाई देना चाहते थे एज़ सीओओ ह्युंडई इंडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है और खुशी का मौका हमारे लिए भी था और हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते थे। सबसे पहले दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बधाइयाँ हैं वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए और सब दर्शकों की जो बधाइयाँ हैं बहुत स्पेशल है। सर शुरुआत अगर मैं उसी बात से अगर करना चाहूँ, 1994 में आपकी मारुति से शुरुआत हुई थी एंड नाउ यू आर एट द टॉप इफ़ आई से ह्युंडई इंडिया हियर इन इंडिया, राइट, सीईओ की पोजीशन पे। इन 20-30 सालों में कैसा बदलाव आपने देखा है और ह्युंडई की तरफ से अगर आगे की बात करूं तो अगले 5 साल आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है सर। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय कार इंडस्ट्री बिल्कुल इवॉल्व नहीं थी और मुझे याद है कि मैं इनफैक्ट लॉजिस्टिक फंक्शन देखता था और कस्टमर पूरे पैसे दे के और आराम से 1-1.5 साल तक वेट करता था गाड़ी लेने के लिए। और फिर वो समय बदलता गया, फिर 5-6 साल में ही एकदम जो है पावर शिफ्ट कस्टमर की तरफ हो गई। बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे आपको पता है, बहुत सारी कंपटीशन आया, बहुत सारी कंपनियां आई। ऑफ कोर्स हुंडई ने भी कदम रखा 96 में और आई थिंक एकदम पावर जो थी वो कस्टमर की तरफ जाती रही। टेक्नोलॉजी के नए नए बेंचमार्क आने लगे। ऐसा नहीं था कि जो भी बनाया आपने वो परोसा और वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी और पिछले, स्पेशली अगर आप पिछले 20 साल की बात करते हैं तो एक बहुत ही एक ज़बरदस्त रूप से चेंज आया है। और अगर मैं इनको पिछले 5 साल में देखूंगा तो आज आप देखिए और ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रप्शन, ऐसा डिस्ट्रप्शन अब आ रहा है जो कि एक 100 साल में एक बार होता है। तो चाहे आप इसे बोलिए कि डिजिटल जिस तरह से बढ़ रहा है, चाहे बोलिए कि इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है, जिस तरह से मामला, कस्टमर देखिए जो एक तरह से 40 से 50 साल का कस्टमर होता था, आज वो 30 से 40 साल का कस्टमर हो गया है। कस्टमर तक पहुँचने का तरीका बदल रहा है और आज हम डायरेक्ट टू कस्टमर की बात कर रहे हैं, आज हम विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा इवोल्यूशन है और मेरे खुद के बच्चे मिलेनियल हैं तो मैं उनसे भी बहुत कुछ नया सीखता हूँ और आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है हमारे लिए, नई जनरेशन के लिए और एक ऑफ कोर्स कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे उसके पास इतनी चॉइस है, ना सिर्फ कंपनियों की, ना सिर्फ मॉडल्स की, ना सिर्फ बॉडी टाइप की, ना सिर्फ पावर ट्रेन की। आई थिंक एक पूरी तरह से कस्टमर इज किंग जैसे कह सकते हैं आज की डेट में ये चीज़। एंड शायद ये ह्युंडई की सक्सेस की एक बड़ी वजह भी मान सकते हैं क्योंकि वो कस्टमर को हमेशा एज ए किंग लेके चलता है और उनकी जो चॉइसेस होती हैं उनको वॉइस देता है। और मेरे ख्याल में ह्युंडई है जिसके लाइनअप में आपको इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, आपको हर तरह के पावर ट्रेन मिलता है, आपको हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, हर चीज़ है जो कि ह्युंडई देता है। लेकिन अब ह्युंडई देने जा रहा है क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट, और मार्केट में सब कुछ हरा हरा है क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आंकड़े हैं वो भी बहुत 17% से ज़्यादा की बढ़त है। वहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन है, पर इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को अभी इंडिया में अडॉप्ट होने के लिए आपको लगता है अभी कुछ कमी है या जिस रोड पर हम चल चुके हैं इट्स अ रियली फास्ट पेस रोड एंड वी विल बी एबल टू अचीव व्हाटएवर वी आर टारगेटिंग? सर आपने अपने सवाल में बहुत सारे सवाल आपने किए हैं तो मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। एक अगर आप देखेंगे हुंडई का हमेशा से ये एक बेंचमार्क रहा है कि कभी ये मत देखो कि मार्केट क्या एग्जिस्ट करती है, ये देखो कि कस्टमर क्या डिजर्व करता है और आप वो लेके आइए, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लेके आइए। तो चाहे वो आप MPFI इंजन की बात करें जब हम 98 की बात करते हैं, चाहे आप क्रेटा की बात करें 2015 में, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि उस सेगमेंट की गाड़ियाँ हम महीने में 10-12 हज़ार ऐसे बिकेंगी। या आप आज बात करते हैं कोना की, जब 2019 में हम लेके आए, जब लोग बात ही नहीं कर सकते थे कि 450 किलोमीटर रेंज की गाड़ी आएगी और आज आयोनिक 5 जो कि आज एक वर्ल्ड में एक बेंचमार्क बन चुकी है, उसको इंडिया में उतारना। तो हुंडई ने हमेशा कस्टमर को आगे रखा है और एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की है, इस चीज़ को नाम मद्देनजर रखते हुए कि भाई अभी मार्केट शुरू में आएगा कि नहीं आएगा। आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन भी एक उसी तरह से है जहाँ पर एज अ लीडर, एज अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन मार्केट हमें इन्वेस्ट करना है, हमें देखना है कि यस हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि नहीं भाई पहले फल पकेंगे उसके बाद हम इसको काटेंगे। नहीं, आई थिंक वो अप्रोच हुंडई ने कभी नहीं की है और आगे भी हमें उसको सींचना है। और ये जो आपने बताया जर्नी स्टार्ट हो चुकी है डेफिनेटली। देखिए पिछले साल अगर एक तरह देखा जाए तो लगेगा कि भाई सिर्फ 1-1.25% की इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन थी तो लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर आप देखोगे उससे पिछले साल से तो वो डबल थी, क्योंकि उससे पिछले साल 0.5 था। अगर डबल देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात कि IC इंजन टोटल इंडस्ट्री 20% हुई है और EV में 100% ग्रोथ हुई है। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन है। इलेक्ट्रिफिकेशन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 2030 में शायद 30% इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि 15% होगा, कोई बोलता है 10% होगा। हमारा भी मानना है 20% के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आज आप 1% पे हो,
कल आपको अगले 8 साल में आपको 20% पे पहुंचना है, तो आईसी और इलेक्ट्रिक साथ में चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेट करें। आई थिंक हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, हमें लोकलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें चार्जिंग इकोसिस्टम पे काम करना पड़ेगा और हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आरओआई की चिंता ज़्यादा नहीं करनी होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। सस्टेनेबिलिटी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक हुंडई इसके लिए पूरी तरह से निष्ठावान। That's what leaders do and that's how leaders think. आयोनिक पे अगर एक बार आ जाएं, क्योंकि आपने कहा कस्टमर्स को आप हमेशा चॉइसेस देते हैं, एज ए किंग ट्रीट करते हैं, बट जो कस्टमर्स हैं उनको कितने यूनिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एक लिमिटेड यूनिट है जहाँ तक मुझे पता है और डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके बाकी प्रोडक्ट्स की तरह, तो कितनों की डिमांड आ चुकी है और पाइपलाइन आगे का कैसा दिख रहा है? देखिए, पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि कस्टमर्स ने इतनी पेशेंस दिखाई है और मैं मानता हूँ सेमीकंडक्टर्स की वजह से पिछले साल भी काफ़ी वेटिंग रहा गाड़ियों पे, बट आई थिंक कस्टमर्स हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन हुंडई। उन्होंने बहुत ही ट्रस्ट दिखाया। हमारे सारे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनवरी भी बहुत अच्छे स्टार्ट हुआ है, 50,000 गाड़ियों की सेल हुई है हमारी और बहुत अच्छी हाई डबल डिजिट में। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टेज दिख रहा है जो कि बहुत अलग है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में क्या हो रहा है, आज लोग बात कर रहे हैं, कहीं पे रिसेशन की बात कर रहे हैं, कहीं इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कहीं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, बट इंडिया आई थिंक एक अलग है। आई थिंक इंडिया में एक जिस तरह से एक डोमेस्टिक कंजम्पशन निकल के आया है, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन है, जिस तरह से लोगों की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, बजट है जो कि इतना प्रॉमिसिंग बजट, जो कि जिससे एक खुशहाली की एक भावना आई है। आई थिंक वी आर वेरी वेरी होपफुल। आपने आयोनिक की बात की, 650 बुकिंग हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। मार्च के एंड में हम लोग डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव गाड़ियाँ और डिस्प्ले गाड़ियाँ हैं, शोरूम से पहुँचना शुरू हो गई हैं। अब नंबर्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या होंगे, बट मैं ये जरूर बोलूँगा जो हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नंबर आ रहे हैं और हम लोग भी तैयार हैं इसके लिए। हमने अपने हेडक्वार्टर से बात की है सप्लाई बढ़ाने के लिए। सो आई थिंक वी विल बी एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए, दो चीज़ें, जैसे आपको बताया मैंने, हमारी एक लर्निंग ये थी पहले तो कि गाड़ी के साथ चार्जिंग होनी चाहिए, तो हमने 2 चार्जर दे रहे हैं गाड़ी के साथ, एक गाड़ी के अंदर और एक आप अपने घर पे लगा सकते हैं जी। तो वो तो एसी चार्जर हो गए। उसके अलावा हम डीसी चार्जर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 डीसी चार्जर ऑलरेडी, एक दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे आ गया जो कि 150 किलोवाट का होगा, जिसमें कि 10 से 80% 21 मिनट में हो जाएगी। एक हैदराबाद हाईवे पे भी एक और चार्जर है। हम 10 चार्जर ऐसे लगाएंगे 5 हाईवे में, 5 शहरों में। इसके अलावा जितने भी हमारे डीलरशिप्स होंगे उस पर हमारे चार्जर्स रहेंगे जिसमें कस्टमर जाके कर सकते हैं। तो जैसे आपको कहा कि एक दिन में नहीं होगा, बट हुंडई को भी योगदान देना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत अपने पॉजिटिव इंक्लिनेशन दिखाया है और ओईएम भी काम कर रहे हैं। आई थिंक हम सब मिलकर देश को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, छोटी गाड़ियों का जो मार्केट है वो अभी भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। वहाँ पर जो अगर मैं कहूँ पावर हाउसेस हैं वो भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने कहा कि आप चैलेंजेस लेने में यकीन रखते हैं और वो भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि गाड़ियों की डिमांड रखता है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या छोटी गाड़ियों का जो बाज़ार है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, कुछ इलेक्ट्रिक है जो आपकी पाइपलाइन में? एक 2025 की बात हो रही थी, बट क्या वो फीजिबल लगता है? और वहाँ पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। फिर आपने कुछ बहुत सारे सवाल एक सवाल में किए हैं। तो एक तो मैं आपको कहूँगा कि हम इंडिया जो मार्केट है, चाहे यस इसमें कोई शक नहीं कि पेनिट्रेशन हैचेस का कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है वो। आपने देखा होगा इसी महीने जनवरी 2023 में हमने नियोस अपना एक मॉडल चेंज के साथ नियोस निकाला है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने उसमें सेफ्टी की तरफ खास ध्यान दिया है, 4 एयर बैग को स्टैंडर्ड किया है। फिर हमने ऑरा निकाला है, तो हम प्रतिबद्ध हैं। उसमें सीएनजी वेरिएंट भी बहुत अच्छा कर रहा है जी। और तो हम प्रतिबद्ध हैं, एएमटी वेरिएंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो हैचेस इंडिया में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इंडियन कस्टमर जिस तरह इवॉल्व हो रहा है वो ज़्यादातर एसयूवीज़ की तरफ आगे जा रहा है, जो कि हम सबको रियलाइज़ करना होगा और ज़्यादा मॉडल्स एसयूवी की तरफ आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैच मार्केट को इग्नोर करें। जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, देखिए जब आईसी इंजन थे तो हमने सैंट्रो से शुरू होकर हम आगे बढ़े और आज हम ट्यूसॉन तक आ गए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे हमारा टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम बाकी मॉडल्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो अलग अलग बॉडी टाइप्स के होंगे। अब क्या हैच होगा, कब सेडान आएगा, कब एसयूवी आएगा, वो मैं अभी थोड़ा पर्दे में रखना चाहता हूँ। बट हम प्रतिबद्ध हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, और इंडियन मार्केट में आपको हुंडई की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आगे भी मिलती रहेंगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप नंबर गेम में नहीं पढ़ते हैं ये मैं जानता हूँ, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो भारत को आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नंबर 1 होता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि जो मैंने ये पढ़ा कि भाई अब भारत नंबर 3 हो गया है, जापान को ओवरटेक किया है, ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही बड़ी एक सेटिस्फैक्शन का विषय था। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था, 2 साल पहले जर्मनी को ओवरटेक किया था और अब जापान को ओवरटेक किया, और चाइना और यूएस तो एक तरह से एक बेंचमार्क हैं। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि क्या हम नंबर 1 होंगे कि नहीं होगा,
मैं ये कहूँगा कि इतनी जल्दी नंबर 3 में आना एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, और ये दर्शाता है कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। Right. और आज अगर आप वर्ल्ड में जितने भी हेडविंड देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग एक मैसेज दे रहा है कि यस, हम डिफरेंट हैं, हमारे पास डोमेस्टिक कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, हमारे कस्टमर के पास ना सिर्फ एस्पिरेशन है मगर बाइंग पावर भी बढ़ रहा है, हमारी इंडिया यंग है, हमारी डिपेंडेंसी रेशो बहुत कम है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए चल रही हैं। मैं एक जोशी नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कब या हम नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट मैं बहुत ज़्यादा आशावान हूँ कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी वो डेफिनेटली एक वर्ल्ड में एक बाकी जो ग्रोथ रेट रहेंगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे। तो क्लियरली तरुण गर्ग जी ने इस वक्त इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर मोहर लगा दी है और इस बात का भी एक तरह से पॉजिटिव साइन दे दिए हैं कि बाकी दुनिया में चाहे कुछ होता रहे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंप्लीटली इंटैक्ट है। तरुण जी, हमारे साथ ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर एज ए CEO बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। वेरी मच।